हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। बोहर ने हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिटल के अंदर जितनी एनर्जी हो सकती है वो उसने फाइंड की। तो आइए हम देखते हैं। स्टूडेंट, इसकी बात करने से पहले एनर्जी जब हमने किसी भी चीज़ की फाइंड करनी होती है हमें दो चीज़ें चाहिए, एक उसकी काइनेटिक एनर्जी और एक उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों को जमा कर लें तो टोटल एनर्जी आ जाती है। तो बोहर ने भी ऐसे ही किया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात की और उसने पोटेंशियल एनर्जी की भी बात की। तो हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए फाइंड करने के लिए हम क्लास वर्क डन फाइंड करते हैं। अगर मैं अपने अंदर पोटेंशियल का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई, मैं अपनी एनर्जी फाइंड करना चाहता हूं जो मुझ में हिडन है, तो मैं काम करने लग जाऊंगा। मैं जितना काम कर सकता हूं वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है। तो स्टूडेंट, इसी तरह वर्क डन को हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत दूर पड़ा हुआ है, इनफिनिट पोजीशन पे पड़ा हुआ है, और अगर आप इसको ड्रैग करके खींच के लाते हैं और इस न्यूक्लियस की हदूद में ले आते हैं तो आपने कोई वर्क डन किया है। इसके लिए आपने फोर्स लगाई है और इसने उस फोर्स के नतीजे में कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है जिसको हम आर कह रहे हैं, जिसको हम डी आर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहां तक वो इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहां तक उसकी हदूद में लाने तक जो हमारा वर्क डन लगा होगा वो ही इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट, दो चार्जेस के दरमियान, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के चार्जेस को जो कशिश हो रही होगी उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट, जो इन्फिनिट से लेकर यहां तक फोर्स जो लेके आ रही है उनको कशिश की फोर्स लेके आ रही है। तो इसलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, हम कशिश की फोर्स के लिए हम पीछे पहले बात कर चुके हैं, हमने कूलम की बात की थी और उसका जवाब निकला था Z(E²/4πε0 R का स्केल। लेट्स से वो डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ट्रेवल करता है, जहां पे जो चेंज इन डिस्टेंस है उसको हम dr से लिख रहे हैं। स्टूडेंट, यहां पे जब हमने किसी चीज की चेंज फाइंड करनी होती है तो हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो चीज चेंज हो रही होती है हम ये उसी पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे Z(E²/4πε0) ये वाली वैल्यूज यहां से बाहर चली जाएंगी क्योंकि ये चीजें चेंज नहीं हो रही थी। तो इसलिए सिर्फ अंदर क्या रह गया, R। तो हमारे पास क्या बचा, 1/r² dr। तो स्टूडेंट, यहां पे इनको इसलिए बाहर लेकर आए हैं क्योंकि ये वाली वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। जो चीज चेंज होती है इंटीग्रेशन में हम उसी को ही फाइंड करते हैं। तो इसके ऊपर पावर बढ़ाने वाला, ये इंटीग्रेशन का रूल है कि पावर बढ़ाने वाला या पावर रेज करने वाला, इंक्रीज करने वाला फार्मूला लगता है। तो स्टूडेंट, इसके लिए जितनी पावर में होता है तो हम उसमें से क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। तो इस r को, पहली बात सुने, मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये -2 हो जाएगा। ये r को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये r की ताकत -2 हो जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हम इसकी क्या करेंगे, पावर में भी +1 कर देंगे और जितना पावर में लिखा हुआ है हम उतना ही क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या बनी, -2 + 1 और नीचे क्या बची, -2 + 1। ये -2 + 1 करके जवाब आएगा -1 और यहाँ पे r की ताकत आएगी -1 जो कि किसके बराबर होता है, 1/r के। तो ये वैल्यू बन गई -1/r। तो स्टूडेंट, जब हम इनकी लिमिट्स अप्लाई करते हैं, लिमिट्स हैं कि हम इनको इन्फिनिटी से कहां तक लेकर आए हैं, r तक लेकर आए हैं। तो जब इसकी लिमिट्स अप्लाई की तो जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यही वाला जवाब आया। तो इसका जवाब बनेगा -ZE²/4πε0r। मैं आपको सिंपल यहाँ पे ये बात याद करने के लिए कहूंगा कि जो कूलम की फोर्स थी वही वाला जवाब है ऑलमोस्ट। इसकी सिर्फ r की एक वैल्यू कम हो गई है, यहाँ पे स्केयर था, यहाँ पे r रह गया और इसके साथ क्या हुआ है, माइनस इंट लग गया है। जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है तो इसकी एनर्जी हम 0 मानते हैं, उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी इसलिए 0 मानते हैं क्योंकि वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं है। और जब ये इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के पास आता जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो इट मींस दैट यहां पर उसकी जो एनर्जी है वो लेस देन 0 है। तो इसलिए यहां पे जो साइन है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो लेस देन क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट, जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है।
तो पोटेंशियल एनर्जी तो वही होती है जो वर्क डन होता है। तो अभी वर्क डन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आंसर आएगा -Z²/4πε0r। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को आप लिखेंगे ½ mv²। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस mv² का हमें आंसर नहीं पता। तो बोहर में पहले भी कह चुका हूँ, बड़ा सियाना बंदा था, उसको जिस वैल्यू का पता नहीं चलता था वो निकाल देता था। तो उसने ये फैक्टर ही निकाल दिया। कैसे निकाला? अगर आपको याद हो, हमने जब इलेक्ट्रॉन का जब हमने रेडियस फाइंड किया था तो वहाँ पे हमने कहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलम फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही mv²/r के और कूलम फोर्स ही Z²/4πε0r के। तो स्टूडेंट नीचे भी एक r है और इधर 2 r हैं, तो एक r के साथ कट गया, तो यहाँ पे सिंपल एक r बच गया। अगर मैं अब यहाँ पे देखूँ mv² बचा है, तो यहाँ पर अगर हमें mv² की वैल्यू इस किनेटिक एनर्जी वाला जो mv² है यहाँ पे पुट कर दूँ, तो स्टूडेंट हमारे पास जवाब क्या आएगा? ½ Z²/4πε0r। मैं आपको एक रट्टा लगाने का तरीका ये बताता हूँ कि ये वही वैल्यू है जो ये आ रही थी। अगर आप देखें तो पहले कूलम की फोर्स जो वैल्यू आ रही थी, बस एक r कम हुआ था, और अब mv² की भी उतनी ही वैल्यू आनी है। सिर्फ क्या होना है, इसका साइन प्लस होना है। तो स्टूडेंट जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि ये 2 और 4 मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। ये 8πε0r को 8πε0r के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 1, जो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब इसके साथ सॉल्व किया तो 2 आंसर आया, और 2 को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया -2z²। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे जो r की वैल्यू है ये डिस्टर्ब कर रही है। r की वैल्यू को उसने निकालने के लिए क्या किया, जो उसने इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड किया था, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो वाली इक्वेशन जो उसका जवाब आता था ε0 n² h² πmz²। तो उसने ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो स्टूडेंट ये r की वैल्यू जो हमने जो पीछे वाला टॉपिक था रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो उसका एंड वाला आंसर था, ये एंड पे आई थी, जो इक्वेशन सॉल्व होकर निकली थी, उसका जवाब ये था। तो हमने वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो r की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कर दी। अब हमने क्या किया, ये हमारे डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से इसको निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के जब करते हैं तो टर्म जो होती हैं इस तरह होती हैं, वो उल्ट जाती हैं। ये πmz इसके ऊपर चला जाएगा और ε0 n² h² नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह जब हमने इसको किया तो जो चीज़ यहाँ पे कट रही है वो सिर्फ पाई है। पाई क्या हो जाएगा, पाई के साथ कट जाएगा और बाकी सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आएगा -mz²e⁴/8ε0 n² h²। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ n एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट नहीं है, बाकी mez⁴ 8ε0 h² सारे के सारे कांस्टेंट हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ इस n को साइड पे ले गया, और z हाइड्रोजन के लिए हम जानते हैं जो z होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए जब इसमें पुट करेंगे तो जवाब पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आपने क्या किया, आपने इस सारे फैक्टर को जो कांस्टेंट थे उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2.178 × 10⁻⁻18 ओवर 1/n²। स्टूडेंट ये सारे कांस्टेंट थे, बार बार लिखने से अच्छा उसने ये किया कि उसने इसका जवाब निकाल लिया। तो इसका जवाब आता है 2.178 × 10⁻⁻18। तो स्टूडेंट ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो हम आपको याद हो, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करते, हम तो एवोगैड्रो की बात करते हैं। तो एवोगैड्रो बोलते हैं मोल को, तो हम हमेशा केमिस्ट्री में मोल की बात करते हैं। तो इसलिए उसको मोल में निकालने के लिए हमने Na के साथ एवोगैड्रो नंबर से यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको किलो में लाने के लिए, तो स्टूडेंट जब किसी चीज़ को किलो में लाना हो तो उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये दो फैक्टर एवोगैड्रो और 1000 हम आपको समझ आ गई होगी कि हमने 1000 इसलिए डिवाइड किया कि हम चाहते थे कि एनर्जी जॉल में ना आए बल्कि किलो जॉल में आए। तो इसलिए हमने इसको जब 1000 से डिवाइड किया तो पहले फैक्टर जॉल था, अब देखिए मैं लिखा हुआ है किलो जॉल पर मोल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो इसका जवाब आता है -13.315 ओवर n²। तो ये जो एनर्जी आती है क्लास, ये किलो जॉल पर मोल में आती है।
तो इसी तरह एन स्केयर यहाँ पे हमारा शेल है, हमारा ऑर्बिट है। अगर आपने पहले ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करनी है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो एन के स्केयर की 1 आएगा। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया -13.13.31। इसी तरह दूसरे वाले के लिए सर 2 का स्केयर आ जाएगा, तीसरे वाले के लिए 3 का स्केयर और 4 वाले के लिए 4 का स्केयर। तो इसी तरह पहले शेल की एनर्जी, दूसरे शेल की एनर्जी, तीसरे शेल की एनर्जी और क्या है चौथे शेल। अगर मैं इसी तरह इन्फिनिटी आप बहुत दूर लेके जाना हो इसे, तो स्टूडेंट इन्फिनिटी शेल आखिरी शेल की एनर्जी फाइंड करूं तो हमारे पास आंसर आएगा 13.31 ओवर इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होगी, आउट ऑफ द ऑर्बिट या आउट ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, एटम से दूर जाके 0 हो जाएगी, इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाके। तो स्टूडेंट अगर इसका शेल बनाएं तो हम कहेंगे पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, चौथा और पांचवा शेल एंड सो ऑन आगे चलते गए। तो अगर हम पहले शेल में से दूसरे शेल में जाना है तो स्टूडेंट जितना इनका फर्क है, अगर मैं बड़ी बड़ी बात बताऊं, अगर इसकी एनर्जी 10 है और इसकी एनर्जी 16 है तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 6 एनर्जी देंगे तो ये नीचे वाले मदार से क्या हो जाएगा, ऊपर वाले मदार में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो स्टूडेंट माइनस आने का मकसद ये है कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है उसकी एनर्जी कम है, वो इतनी कम है इसलिए न्यूक्लियस से क्या कर चुका है, खींच के उसे क्या कर गया है, बिल्कुल पास ले गया है। तो इसलिए साथ में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसी तरह स्टूडेंट हम जब इन दोनों का फर्क निकालते हैं E2 माइनस E1 करके, तो E2 माइनस E1 करके जो इसका फर्क निकलता है वो निकलता है माइनस, इसका निकलता है 984, ऑलमोस्ट 984.99 आ रहा है। तो अब 984 लें। इसी तरह तो E2 माइनस E1 का जवाब आ गया स्टूडेंट 984। इसी तरह मैं E3 माइनस E2 का जवाब निकालूंगा तो ये जवाब निकलेगा 182। देखें ये फर्क कम हो गया है। ये फर्क इसलिए कम हुआ है कि आगे आगे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता जाएगा, उनमें जो फर्क है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी तरह मैं R4 E4 से लेकर माइनस इसको 3 वाले को करूं तो इसका आंसर आएगा 63.84। और इसी तरह मैं अगर कहूं पहले का और इन्फिनिटी वाले का फर्क निकालूं तो स्टूडेंट वो जवाब आएगा 13.31 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब है अगर मैं इतनी एनर्जी दूं तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से निकल जाएगा, दूर चला जाएगा, बल्कि आयनाइज हो जाएगा। तो हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। स्टूडेंट मैं इसको रटा लगाने का तरीका ये बता सकता हूँ कि जो कूलम की फोर्स थी यहाँ पे स्केयर था, जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे सिंपल R है, एक स्केयर खत्म हुआ है और साथ में माइनस आया है। और एम स्केयर का रटा इस तरह कि जो ये वैल्यू थी बिल्कुल वही ये वाली वैल्यू है, अगर कहीं आगे पीछे हो भी जाए तो आपने इसे मैनेज कर लेना। और इनको सॉल्व करने के बाद भी इसका जवाब यही आना है और एट द एंड आपने क्या करना है, यहाँ से R को आपने चेंज कर देना है। तो स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा।